तो जो भी ऐसे बाइक चलाता है ना, वो सारे लोग इसी सेक्शन के अंदर आते हैं, रैशली एंड नेग्लिजेंट एक्ट, जिससे कि पब्लिक स्पेस में पब्लिक लाइफ को खतरा है, इंडेंजर है, ह्यूमन लाइफ को या उनके पर्सनल सेफ्टी को खतरा हो। तो जहां डेथ हो गई वहां 106 आ गया, जहां पे सिर्फ हर्ट हुआ वहां 125 का सबसेक्शन 1 आ गया, जहां पे ग्रीवस हर्ट हुआ वहां 125 सेक्शन 2 आ गया, सबसेक्शन 2। बस पनिशमेंट का चेंज है और कुछ नहीं। एक्सीडेंट जो है वो जनरल एक्सेप्शंस में आता है, सेक्शन 14, वहां पे एक्सीडेंट डिफाइंड है, 14 और 14 में है। ठीक है। यस। इसका एक सिनेरियो है हर्ट से रिलेटेड। बताइए, ड्यूरिंग अ हीटेड पॉलिटिकल रैली देव गेट्स इनटू अ फिस्ट फाइट विद राज। Dev punches Raj squarely in the jaw. Raj visits a dentist who diagnoses a hairline crack in one of the Raj's molar tooth, which requires a minor filling but no extraction. मतलब क्रैक आ गया दांत में, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि हम फिल कर देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, दांत निकालने का, हटाने का जरूरत नहीं है। Raj experiences moderate pain for 3 days and goes back to work on the 4th day. The police charge Dev under section 117 voluntary causing grievous hurt, relying on 116G fracture or dislocation of a bone or tooth. Dev's defense argues it is merely simple hurt under section 115. Now examine this scenario. ग्रीवियस हर्ट तो सर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फीलिंग करने से तो काम उसका चल ही जा रहा है। इरिवर्सिबल थोड़ी, ऐसा थोड़ी दांत उखाड़ के फेंकना पड़ गया। थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर है, वो तो मैनेजेबल है। तो इसमें सिंपल हर्ट होना चाहिए। यस सर। हाँ, वो हल्का बहुत से बहुत सेंसिटिविटी होगा हल्का सा फ्रैक्चर से, इससे कोई बहुत दिक्कत वाला बात नहीं। और 15 दिन से कम वो बीमार रहा, सॉरी 15 दिन से कम वो बेड रेस्ट पे रहा है, सबसे बड़ा बात। मतलब पेन में रहा बेसिकली, 3 दिन का पेन में रहा, 15 दिन से कम वो। कोई ऐसे जो इसको रिवर्सिबल भी तो नहीं है ना। ठीक है, कोई ऐसे जो इसको ग्रीवस हर्ट मानते हैं कि ये ग्रीवस हर्ट में आना चाहिए। ग्रीवियस हर्ट सर, ये 115 के अंदर ही आएगा सर, सिंपल हर्ट। ठीक है, सिंपल, ठीक है, सिंपल हर्ट हम समझ गए। फ्रैक्चर जब बोल रहा है तो दांत का फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर कहाँ बोल रहा है? हेयरलाइन क्रैक है, फ्रैक्चर कहीं मेंशन नहीं है। हल्का सेंसिटिविटी के साथ हेयरलाइन क्रैक, हेयरलाइन क्रैक है बस। ठीक है। इसमें सिंपल हर्ट अगर आप लोग बोल रहे हैं तो ठीक है, वो हमको समझ में आ रहा है। बट कोई ऐसा है जो इसको ग्रीवस हर्ट बोल रहा हो और उसको स्टैब्लिश कर सके कि हाँ ये ग्रीवस हर्ट कैसे होगा, अगर होगा तो कैसे होगा? कोई भी, anyone who is contending this case on the ground of grievous hurt? I think it's a grievous hurt. कैसे बताइए? ये hairline fracture is coming to fracture part. इतना तो लोगों का दांत सड़ जाता है, हल्का फुल्का है, इतना हर बात को लेकर, ये तो सीधी बात है। पुलिस को भी सोचना चाहिए, हर बात को लेकर कंप्लेन लेने लगेगा तो इतना। अगर सर जो मीन्स यूज किया होगा, दोनों तरफ से लड़ाई हुआ है, झड़प हुआ है, उसमें हुआ है। सर ग्रेजुएशन हो सकता है, वो जो मीन्स यूज किया होगा, जो मोड यूज किया होगा, तो फैटल वेपन किया होगा, जैसे फाइटर वाइटर होता है,
उस केस में grievous यहाँ विपिन पे- कहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ सीधा बोल पे- रहा है कि मुक्का मार रहा है। बस यहाँ पे मुक्का पंच मार रहा है तो लिखा है, कुछ- और कुछ नहीं। तो पंच में कुछ मेटल लिए हुए होगा, उससे कुछ मार नहीं, दिया और होगा ये पंच। आप नहीं, अपने नहीं, से नहीं। क्यों बना रहे हैं? दिया थोड़ी है ये वो सिचुएशन, मेंशन दिया रहता थोड़ी। है, वो mention एक चीज ध्यान रखिए, फैक्ट को कभी भी प्रिज्यूम मत कीजिए कि ये हो सकता है, वो हो हाँ। सकता है। जो लिखा है बस वही होगा। फैक्ट्स को Yes. आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे उसके पास फाइटर होगा या नकल होगा, कुछ ये सब आप नहीं कर सकते हैं। That for fact तो दिया हुआ सर, उसपे हेयरलाइन फ्रैक्चर तो डिसलोकेशन ऑफ बोन नहीं आता है। हाँ, डिसलोकेशन ऑफ बोन तो नहीं, यहाँ टूथ है तो डिसलोकेशन ऑफ टूथ हो गया बेसिकली, मतलब फ्रैक्चर। प्रीवियस हार्ट हो गया। सर 116 का सबसेक्शन 2 तो आएगा ना इसमें, तो प्रीवियस हर्ट 116 है सबसेक्शन 2। सर ये एंगल देख सकते हैं कि वो तो आई का इसमें बात एक करते हैं। साइड से ही सिर्फ थोड़ी मारा जा रहा है, दोनों साइड इन्वॉल्व है। ऐसे में अगर किसी को थोड़ा ज्यादा लग गया, ये भी तो देखना है कि ये नहीं देखना रहता है। फैक्ट ये दैट इज वो सब चीज डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो सब फैक्ट उस पे बात ही नहीं करना। यहाँ पे बस एक ही चीज पे बात करना है कि जो हेयर लाइन क्रैक हुआ उसके टूथ में, क्या वो फ्रैक्चर ऑफ टूथ में आएगा कि नहीं आएगा। नहीं अगर आएगा। वो आएगा तो ये ग्रीवियस हर्ट है, अगर नहीं आएगा तो सिंपल हर्ट है। बस यही यहाँ पे इशू है, सिंपल इशू। फ्रैक्चर इन डिसलोकेशन ऑफ क्रैक तो दे रहा है ना इसमें कि मतलब माइनर फीलिंग से भी उसका काम चल जा रहा है और ना ही ज्यादा लंबा गया है उसका रिकवरी। ये तो शुरू में बोले तो फ्रैक्चर तो हुआ, ये सब माइनर ही क्यों ना हुआ। सिंपल हट सर हेयरलाइन क्रैक भी तो टाइप ऑफ फ्रैक्चर ही है ना, वो तो आ जाएगा ग्रीवियस हर्ट में। ठीक है, तो जो भी ग्रीवियस हर्ट के ऊपर थे वो सही है, ये ग्रीवियस हर्ट में आएगा। कैसे आएगा वो देखिए। This scenario tests the strict boundaries of 8 clause of 116. 116G specifically designates the fracture or dislocation of a bone or tooth as a grievous hurt. The primary legal meaning of the word fracture is breaking. Jurisprudentially, courts have held that any break in the continuity of a bone or tooth, even a hairline crack, satisfied the definition of fracture. हेयरलाइन क्रैक को भी फ्रैक्चर माना जाता है मेडिकल टर्म्स में बोले थे सर और जुरिस्प्रूडेंशियली। हाँ ठीक है, वही हम कह रहे हैं, हम वही ठीक है हम इसलिए कह रहे हैं कि जो भी ग्रीवियस हर्ट बोले वो इसमें सही थे। ठीक है, अगर ये रिलायंस है डिफेंस का कि 15 डे रूल, तो वो तो वैसे भी इरेलेवेंट है क्योंकि उसके लिए 3 दिन ही टाइम लगा, 3 दिन में वो ठीक हो गया, तो वो चीज़ तो आएगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लॉज आएगा, फ्रैक्चर ऑफ बोन। तो हेयर लाइन क्रैक भी इज ऑल्सो फ्रैक्चर। हड्डी में भी अगर आपका हेयर लाइन क्रैक हो जाता है तो हेयर लाइन क्रैक क्या है, वो भी तो फ्रैक्चर ही है ना। जरूरी नहीं है कि हड्डी पूरा टूटे, हड्डी अगर 10% भी टूटा है तो टूटा तो है ना। नॉट नेसेसरी कि बोन जो है या टूथ जो है वो 100% टूटा हो। 10%, 15%, 25%, जितना परसेंट भी टूटा है, टूटा तो है, वो इम्पोर्टेंट है। यस सर ये पूरे कर रहे हैं। ठीक है, यस next scenario. Karan, furious that his wife Priya wants a divorce, violently holds Priya down and forces her to drink a corrosive toilet cleaning chemical containing hydrochloric acid. Priya survives, but her esophagus and stomach are permanently irreparably damaged, requiring a feeding हाँ, ये tube लोग for the rest of her life. अनुराग अंकल बोल रहे थे जैसे कि She has no visible burns or disfigurement on her face or skin. Karan is convicted under section 124(1). Priya subsequently applies for disability welfare benefits and a state government job under the quota for acid attack woman victim. The state welfare board rejects her application, citing the RPWD Act, Persons with Disability Act schedule, stating she is not disfigured and therefore does not fit under the legal definition. Can Priya challenge the welfare board's rejection? हाँ सर, ये तो यस है। ये तो सिंपल है, अभी मतलब बताए थे हम एक केस के यस सर, रिसेंट वाला जजमेंट में आपने इसको डिस्कस किया था। अभी तो रिसेंटली इसका जजमेंट आया है
मई 2026 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसिड इंजेक्शन को भी इंक्लूड कर दिया है कि एनी पर्सन हु इज सफरिंग एनी इंटरनल इंजरी विद ड्यू टू द एसिड अटैक, ही इज ऑल्सो लायबल टू गेट वेलफेयर अंडर द पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, उसके अंदर उसको वेलफेयर स्कीम भी मिलेगा, उसको जॉब भी मिलेगा, मतलब उसको ही शी और ही विल बी ट्रीटेड एज अ एग्जैक्ट विक्टिम ऑफ अ फिजिकल एसिड अटैक बेसिकली। ठीक है सर इंटरनल एसिड अटैक किसी को हो रहा है, ऑर्गेन अगर मल्टीपल ऑर्गन में उसको, तो वो सरवाइव कर पाएगा कि उसको ये सब benefit? लेट से कि वो एसिड इतना हार्मफुल नहीं था, वो बस यहाँ अपर बॉडी तक रहा, बस अपर बॉडी को हार्म किया, मतलब थोड़ा सा जलाया, और फिर लेट से मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया, उसका ऑपरेशन हो गया, उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया, एसिड को बच गया, इंसान सरवाइव कर गया, बट उसका ऑर्गन्स कुछ हद तक डैमेज हो गया, जिससे कि उसको लाइफ टाइम के लिए फीडिंग में दिक्कत हो गई। वो मतलब माउथ से नहीं फीड ले सकता, उसको अब ट्यूब से, नोज के थ्रू ट्यूब से लेना पड़ेगा फूड। तो हो सकता है सर्वाइवल, सी मेडिकल टर्म्स में एनीथिंग इज पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है कि आप इंसान नहीं रहेगा, पॉसिबल है। गोली लगने के बाद भी लोग बच जाते हैं, कोई किसी को एक गोली लगता है मर जाता है, किसी को 5 गोली लगता है बच जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स सिचुएशन पे कैसे क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2 सेक्शन है, इसको कर लेते हैं। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 2 ही हैं। ये तो मतलब सिंपल सा है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट आप वर्ड से भी, इफ यू आर गिविंग सर्टेन स्ट्रेन ऑन दिस वर्ड, तो रेस्ट्रेंट मतलब टू स्टॉप समवन, कन्फाइनमेंट मतलब टू कैप्चर समवन। ठीक है, किसी को कैप्चर करके रखना, और रेस्ट्रेंट मतलब किसी को रोकना। अब आप रोक रहे हैं किसी को, तो आप कैसे रोक रहे हैं? यू आर रॉन्गफुली स्टॉपिंग द पर्सन। ठीक है, रोक रहे हैं आप गलत तरीके से, रॉन्गफुली, तो मतलब दैट पर्सन हैज द लीगल राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी और दैट वे, या वो जो रास्ता जिस पे वो चल रहा है उसका वो लीगल राइट है उस पे जाने का, एंड यू आर रॉन्गफुली स्टॉपिंग हिम टू गो थ्रू दैट लीगल पाथ। वही ये सेक्शन कहता है। Whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully restrain that person. इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन है the obstruction of a private way over land or water which a person in good faith believes himself to have the lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section. मतलब लेट से कि अगर मेरा कोई लैंड है या वाटर है, ठीक है, प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट वे है लैंड और वाटर के ऊपर, लेट से, जिसमें कि कोई एक पर्सन है, आई एम इन द बिलीव दैट दिस इज माई लॉफुल राइट, और अगर हम उसमें किसी को रोक रहे हैं गुड फेथ में, इविल इंटेंशन नहीं, गुड फेथ में अगर आई एम स्टॉपिंग समवन, तो वहाँ पे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं होगा। जो कि यहाँ पे कह रहा है ऑब्स्ट्रक्टिंग अ प्राइवेट पाथ, वे को मतलब आप पाथ समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिंग अ प्राइवेट पाथ ओवर अ लैंड और वाटर which a person in good faith believes they have a lawful right to obstruct does not constitute wrongful restraint. ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स में एक टर्म है ईजमेंट्री राइट। वहाँ पे एक ईजमेंट्री राइट्स होता है, ईजमेंट। जैसे लेट से कि मान लीजिए अगर आप ऐसा घर बनाए हैं, जमीन है, मान लीजिए कि आपका कोई एक प्लॉट है, ठीक है, आपके प्लॉट के आगे रोड है, बट आपके प्लॉट के बगल में एडजेसेंट घर बना हुआ है, बगल में कोई रास्ता नहीं है, और आपके घर के जस्ट पीछे एक घर कोई बनाता है, उसका अपना ज़मीन है, वो अपना घर बनाया, और उसके चारों तरफ कोई रास्ता नहीं है, घर ही है, तो आपको अपने प्लॉट से और उसके घर जाने का एक ही रास्ता है, वो है आपके प्लॉट से होते हुए जाना। तो आपको अपने प्लॉट से एक छोटा सा पाथ देना पड़ेगा उसको अपने घर में एंटर करने के लिए, एक वे बनाना पड़ेगा। ये ईजमेंट्री राइट है। दिस राइट इज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। भले ही वो ज़मीन आपका है, लेकिन आपको देना पड़ेगा एक पतला सा जगह, ताकि वो अपने घर जा सके। अब वो हेलीकॉप्टर से थोड़ी उतरेगा हर दिन घर पे, तो इसलिए उसको एक वे देना पड़ेगा जाने के लिए। तो वो प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि एक्सेप्शन में वही चीज़ कह रहा है कि अगर हम गुड फेथ में ये बिलीव कर रहे हैं कि ये मेरा राइट है किसी को रोकना मेरे प्रॉपर्टी पे, लैंड या वाटर पे, और हम रोक रहे हैं गुड फेथ में, तो फिर वो नहीं लगेगा। बट
इंटेंशन अगर बैड है तो फिर लगेगा। इसमें पनिशमेंट ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, 1 मंथ का होता है विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000, ठीक है, जो कि आईपीसी से इंक्रीज किया गया। आईपीसी में आई थिंक 500 या 1000 था, तो उसको इंक्रीज करके 5000 लगाया गया। ठीक है, अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, दोनों का डिफरेंस यही होता है, एक में आप कर रहे हैं किसी को रोक रहे हैं कहीं जाने से, दूसरे में किसी को आप कैप्चर करके एक जगह पे बंद करके रख दिए हैं ताकि वो कहीं नहीं जा सके, उसको 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया। Whoever wrongfully restrained any person in such a manner as to prevent that person from proceedings beyond certain circumscribing limit is wrongfully to confine that person। मतलब उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करने से आप रोक रहे हैं, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं और उसको आप एक जगह बंद करके रख दिए हैं। घर में भी कन्फाइनमेंट हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। अ पर्सन कैन बी कन्फाइंड इन हिज होम ओन हाउस, कहते हैं ना हाउस अरेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा टर्म आप सुनेंगे हाउस अरेस्ट, कि आप हमको अपने घर में ही बंदी बना रहे हैं, मतलब आप घर से बाहर कहीं नहीं जा सकते। तो वही चीज़ कन्फाइनमेंट है। मान लीजिए हम घर में रह रहे हैं और मेरे घर के बाहर आ गया 10-15 लोग गन लेकर के और बोल रहे हैं कि आपको इस घर में ही रहना और हमको कोई एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, और वो लोग मेरे घर में आकर के हमको कन्फाइन कर लिए कि आपको हम बाहर जाने ही नहीं देंगे, आप घर में रहिए कोई दिक्कत नहीं, बट आपको हम बाहर कोर्ट नहीं जाने देंगे, तो वहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाता है। कभी कभी पापा भी बोल देते घर से बाहर नहीं निकलना है, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, उसमें बहुत दिक्कत हो जाता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे वो चीज नहीं आएगा, यहाँ पे सर तो अगर लड़का मेजर है तब तो नहीं रोक सकते पेरेंट्स। देखिए जहाँ आप बात कीजिएगा पेरेंट्स का, गार्जियन का, ठीक है, मेजर आप है, माइनर आप है, डेट इज माइनर है तो उनको पूरा राइट है, मेजर है तो लीगली उनका राइट नहीं बनता है, बट यू कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट योर फादर। आप कह सकते हैं कि ठीक है वो इलीगल चीज़ है, बट यू आर डूइंग अ इमोरल एक्ट ऑल्सो, ठीक है, मॉरलिटी के राउंड पे देखिएगा तो वो इमोरल एक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये चीज़ लेके कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट भी पहले बोलेगा कि यू पीपल आर लिविंग इन योर होम हाउस, आप लोग आपस में ही डिसाइड कीजिए। मतलब इतने छोटे चीज़ के लिए कोर्ट के पास टाइम नहीं है कि हमको पापा घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम नहीं जाने दे रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, अलग बात है। और ऐसा नहीं ना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको आज मना किए नहीं जाने, ऐसा थोड़ी कि आपको 1 महीना तक बोल रहे हैं कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो आगे मेंशन्ड है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए बेस पेनल्टी जो हम बताए, इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर एंड 5,000। सब सेक्शन 3 कहता है अगर आप 3 दिन से ज़्यादा कन्फाइन करके रखे हुए हैं तो इम्प्रिजमेंट हो जाती है 3 साल और फाइन 10,000। सब सेक्शन 4 कहता है कि कन्फाइनमेंट फॉर 10+ डेज, 10 दिन से ज़्यादा अगर आप रख रहे हैं तो 5 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट एंड 10,000 की मिनिमम फाइन है, मैक्सिमम बढ़ सकता है। एग्रेवेटेड इंटेंट सब सेक्शन 5 कहता है, उसमें है 5, 6 and 7, 8, ये बात करता है एग्रेवेटेड इंटेंट का, जहाँ पे है This section also heavily penalizes keeping a person confined when a writ of liberation habeas corpus has been issued। habeas corpus पता है क्या होता है? यस सर, पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन। यस ये सर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े 24 आवर। तो ये कहता है कि अगर मान लेते हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस का रिट इशूड है कि उसको आप लेके आइए और उसको आप नहीं लेके जा रहे हैं, उसको आप कन्फाइन करके कहीं रख दिए हैं, एंड कन्फाइनिंग समबडी सीक्रेटली सो डैट पब्लिक सर्वेंट्स कैन नॉट डिस्कवर देम, और पुलिस उसको नहीं खोज पा रही है, और कन्फाइनिंग समवन टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और अ कन्फेशन, या अगर आप उसको कन्फाइन करके रखे हैं कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए या उससे कोई कन्फेशन निकलवाने के लिए, तो उस केस में पनिशमेंट बढ़ जाती है। पनिशमेंट हो जाएगी आपको मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, ठीक है, ये हो जाती है पनिशमेंट। 3 चीज़ है, एक है अगर किसी के अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस का रिट इशूड है,
और आप उसको कन्फाइन करके रखें ताकि पुलिस ऑफिसर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दूसरा है कि आप उससे प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट कराने के लिए आप उसको कन्फाइन करके रखे हैं। तीसरा, उससे आप कुछ कन्फेशन लेना है, कुछ ऑफेंस का कन्फेशन करवाना है, तो उसके लिए रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स भी लायबल होते हैं अगर कोई पुलिस ऑफिसर्स किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन किए हुए है, ठीक है, तो वो भी इनके इस सेक्शन के अंदर बुक हो सकते हैं। तो ये एक सबके लिए है। बियॉन्ड 24 आवर्स तो सर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो सकता है। इसका मिनिमम कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, इसका मिनिमम टाइम पीरियड कुछ मेंशन नहीं है, बट आप कह सकते हैं रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट का जैसे आर्टिकल 22 में दिया है ना कि आपको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है, मतलब अरेस्ट करने के 24 आवर्स के बाद, तो यू कैन कैलकुलेट दैट आवर हियर ऑल्सो कि आप 24 आवर्स तक अगर किसी को कन्फाइन कर लिए, मतलब रख लिए किसी को, तो कन्फाइनमेंट हो गया वो। तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं इसको। 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना रहता है ना सर। और अगर वो नहीं ऐसा करता है, नहीं कर रहा है तो आप, हाँ नहीं कर रहा है तो, और अगर कहीं वैसे जगह उसको कन्फाइन करके रखा है जहाँ पे कोई ढूंढ नहीं पा रहा है, पुलिस भी बोल रहा है कि आई डोंट नो वेयर ही इज, तो उस केस में वो कन्फाइनमेंट हो जाता है। होता है बहुत सारे मूवीज में आप देखे होंगे कि पुलिस क्या करती है कि विक्टिम परपिट्रेटर जो अक्यूज्ड होता है उसको एविडेंस नहीं होने के कारण उसको पकड़ तो लेती है, लेकिन कोई सेफ हाउस जगह पे छुपा के रख देती है कि जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस आ जाए तब इसको एविडेंस के साथ कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि अगर पहले ले जाएंगे तो फिर एविडेंस के नहीं रहने के ग्राउंड पे वो उसको बेल मिल जाएगा, और अगर उसको जेल में रखेंगे तो 24 आवर्स के अंदर हमको कोर्ट में ले जाना होगा। तो इसलिए उसको वैसे जगह रख देती है सेफ हाउस में, और कोर्ट में जाके बोलती है कि हम उनको अभी ट्रेस कर रहे हैं, हमको मिला ही नहीं अक्यूज्ड, हम उनके पीछे हैं, आई एम रनिंग आफ्टर हिम बट ही इज एब्सकॉन्डिंग, बट द ट्रू फैक्ट इज ही इज इन द सेफ हाउस, कन्फाइंड है वो। ठीक है, तो वो चीज़ 137 के अंदर आ जाएगा ये एक्ट। हाँ आ जाएगा, बट ठीक है वो अक्यूज्ड है तो मतलब अब जब तक कि वो खुद जा कर के नहीं बोलेगा, या अब वो होता है ना कि अगर हम गलत किए हैं, आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है, और उसके अगेंस्ट एविडेंस है, और अगर हम कोर्ट में यही बोल देंगे कि नहीं हमको पुलिस वाले कन्फाइन करके रखे थे, तो पुलिस इस पर, मतलब जज जो कोर्ट है वो इतना इस पर एक ध्यान नहीं देगी, वो इग्नोर करेगी इस चीज़ को, बिकॉज यू आर आप खुद गलती करके कोर्ट आए हैं, ठीक है। बट हाँ, जहाँ पे आप इनोसेंट हैं वहाँ पे तो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इस पे एक छोटा सा केस स्टडी है, उसके बाद सिनेरियो पे आते हैं। इसको आप पहले पढ़िए, हम रीड कर देते हैं इसको। थोड़ा सा मतलब ट्विस्टेड है, कंफ्यूजिंग है, बट इसको पढ़िए। इसमें है अर्जुन एंड विवेक, दो लोग हैं, दे आर द को ओनर्स ऑफ अ कमर्शियल बिल्डिंग इन कोलकाता, ठीक है। लॉक्ड इन अ बिटर सिविल कोर्ट बैटल ओवर ओनरशिप, मतलब जो भी कमर्शियल बिल्डिंग है उसका सिविल कोर्ट में एक ओनरशिप का केस पेंडिंग है, टाइटल सूट का केस चल रहा है, जिसमें अर्जुन एंड विवेक आर द को ओनर्स, और उसका सिविल कोर्ट में एक पिटिशन पेंडिंग है। द सिविल कोर्ट इशूज अ टेम्पररी इंजंक्शन ordering both parties, मतलब अर्जुन एंड विवेक, to maintain the status quo and prohibiting any third party leasing until the lawsuits settle। मतलब जो अर्जुन एंड विवेक हैं वो इनका है माइक है हो गया, जो अर्जुन एंड विवेक है उनको वो कोर्ट जो है वो टेम्पररी इंजंक्शन दी हुई है कि आप इस प्रॉपर्टी में, आप तो इस प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई थर्ड पार्टी इसमें नहीं अंदर आएगी, ना ही आप किसी थर्ड पार्टी को अपना प्रॉपर्टी रेंट पे, लीज पे देंगे, नहीं दे सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या होता है, वन आफ्टरनून विवेक ब्रिंग्स अ प्रोस्पेक्टस बिजनेस पार्टनर प्रिया टू द प्रॉपर्टी टू सेट अप एन ऑफिस। अर्जुन स्पॉट्स देम, अर्जुन जो है वो देख लिया, एट द मेन एंट्रेंस गेट। To protect his property rights and gather evidence for the civil court, Arjun stands at the gate, blocks Priya from entering and openly records a video of her on his smartphone. Priya demands he stop recording, but Arjun refuses. ठीक है। Now Vivek and Priya leave and file a police complaint against Arjun, 3 sections के against: wrongful restraint,
वॉयरिज्म और क्रिमिनल इंटिमिडेशन। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तो पता है आपको, वॉयरिज्म भी बताया हुआ है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब डराना धमकाना, सिंपल इन जनरल टर्म, ठीक है। तो अब बताइए ये 3 सेक्शन मतलब 3 सेक्शन या 3 ऑफेंस के अगेंस्ट जो चार्ज लगा है अर्जुन के ऊपर, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? इनवैलिड होगा, क्योंकि उसके पास कोर्ट का ऑर्डर है कि वो थर्ड पार्टी को नहीं लीज कर सकता है। तीनों इनवैलिड है, मतलब रिस्ट्रेंट, वॉयरिज्म, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, या कोई एक है या पार्शियल है? wrongful restraint is wrong because he has not right to stop anyone from entering the property. तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, कौन सा चार्ज लग जाएगा इस 3 में? Third one, criminal intimidation. सर वॉयरिज्म तो नहीं लगेगा, ये 77 तो इनवैलिड होगा क्योंकि उसमें प्राइवेट एक्ट के बाद कहा गया है और ये तो एंट्रिंग से रोका जा रहा था, इसमें प्राइवेट एक्ट है ही नहीं, तो वॉयरिज्म तो ऐसे ही इनवैलिड होगा। और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इस पे भी इनवैलिड होगा क्योंकि वो जो प्रिया है वो थर्ड पार्टी है और इसमें कोर्ट के द्वारा 2 आदमी को ही से पार्टी है, इसमें पार्टी के एंट्री बैन है, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और वॉयरिज्म तो दोनों इनवैलिड माना जाएगा। क्रिमिनल इंटिमिडेशन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। वेरी गुड। क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी तो नहीं होगा इसमें, तीनों ही नहीं होगा, ठीक है। जो अभी एक्सप्लेनेशन दिए वो एकदम सही था। wrongful restraint not guilty because wrongful restraint requires obstructing a person from proceeding in a direction where they have a lawful right। तो प्रिया के पास ना लॉफुल राइट था उस प्रॉपर्टी में एंटर करने का, पहला चीज। दूसरा चीज, कोर्ट का ऑर्डर था अर्जुन और विवेक दोनों के पास कि आप किसी भी थर्ड पार्टी को अंदर आने नहीं दीजिएगा। तो अगर अर्जुन जो है वो गुड फेथ में एक्ट भी किया ऑन द बेसिस ऑफ द इंजंक्शन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो उसको वायबल माना जाएगा, ठीक है, स्टेटस क्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये चीज हो गया विद रिस्पेक्ट टू रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। अब है वॉयरिज्म। वॉयरिज्म का सिंपल सा फंडा है कि प्राइवेट एक्ट होना चाहिए। यहाँ गेट पे रिकॉर्डिंग करना इज नॉट अ प्राइवेट एक्ट। प्रिया वाज नॉट इनटू अ प्राइवेट एक्ट, वो एक पब्लिक प्लेस पे थी और गेट पे थी, तो उसको प्राइवेट एक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। और लास्ट है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तो ये भी नहीं होगा बिकॉज द प्रोसिक्यूशन मस्ट शो दैट द अक्यूज्ड थ्रेटन्ड द विक्टिम विद इंजरी टू द पर्सन। तो वो बस रिकॉर्ड किया, थ्रेट तो नहीं किया किसी को, नाइट डराया धमकाया, कुछ नहीं किया, ठीक है। बस गेट पे उसने रोका और वीडियो रिकॉर्डिंग किया ताकि एक प्रूफ या एविडेंस उसके पास रहे। और ये जो केस है वो है तुहीन कुमार बिस्वास वर्सेस बुम्बा बुम्बा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बुम्बा ममता बनर्जी नहीं, ये बुम्बा अलग है, ठीक है। तो आलियास उसका मतलब जो एलियास लिखता है वो, हाँ एलियास, हाँ मतलब दूसरा नाम, उसको लोकल दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है, लोकल नेम होगा उसका। तो ये तो मेनली क्रिमिनल्स के लिए यूज होता होगा, सिविल वाले में तो यूज नहीं करने का जरूरत है। जैसे क्रिमिनल्स का नाम अलग अलग होता है तो उन लोग को ज्यादा जरूरत है। कह सकते हैं, हाँ। इस मतलब इस जजमेंट में ये कहा गया, ये इस केस का नहीं था, इस केस से रिलेटेड ही था। इसमें ये कहा गया अ क्रूशियल रीसेंट जजमेंट टू डिस्कस द इंटरक्रेसीज ऑफ सेक्शन 126। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी वेपनाइज्ड टू सेटल स्कोर्स इन अ पेंडिंग सिविल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। मतलब अगर कोई सिविल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पहले से चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के जो पार्टीज हैं वो क्रिमिनल लॉ को एज अ टूल यूज नहीं कर सकते सामने वाले को वेपनाइज करने के लिए, मतलब उसको अरेस्ट करने के लिए या उसको इंजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। व्हेन द कोर ऑफ द मैटर इज सिविल एंड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंसेस आर नॉट स्ट्रिक्टली मेट, मतलब एकदम स्ट्रिक्टली इंग्रेडिएंट मेट नहीं हो रहा है, द कंटिन्यूइंग अ ट्रायल इज एन अब्यूज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है। ये चीज का द सुप्रीम कोर्ट क्वैश्ड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट अराइजिंग फ्रॉम अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। द कोर्ट हेल्ड दैट
unless the FIR or charge sheet explicitly contains the essential ingredients of the offense, that is actual physical voluntarily obstruction preventing a lawful right of way. Parties cannot weaponize criminal. जैसे मान लीजिए वो वहाँ पे प्रिया को नहीं, वो अर्जुन जो है वो देव को ही रोकने लगता, वो अपने पार्टनर को ही रोकता उस प्रॉपर्टी में घुसने से, तो यहाँ पे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट आ जाती है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर क्या था, थर्ड पार्टी को मना था, ओनर्स को तो मना नहीं था, तब यहाँ पे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट आ जाती, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी को रोक रहा था, भले ही वो अर्जुन का या देव का दोस्त भी हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, डजंट मैटर। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। अब इस पे एक सिनेरियो, दो सिनेरियो है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट में ही है। Ajay, a factory manager, suspects an employee, Bimal, of stealing raw materials. Ajay calls Bimal into a ground floor office. Ajay stands by the only door and says, "You are a thief. You are not leaving this room until you confess." However, the office has a large open window on the ground floor facing the street. Bimal could easily step out of the window without any risk of injury, but he chooses to sit in the chair for 2 hours because he feels intimidated by Ajay's accusation. मतलब उस डर गया। Ajay never physically touches Bimal. Has Ajay committed the offence of wrongful confinement under BNS 127? यस सर। बताइए। पर उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि किसी को रोक सके, वो पुलिस तो है नहीं, और उसने उसको इंटिमिडेट किया कि रुक जाओ वरना उसका तुमको अंजाम, उसका रिजल्ट तुमको देखना पड़ेगा। तो ये रॉन्गफुल फोर्सफुल इंटिमिडेशन थोड़ी हुआ, फोर्सफुल तो नहीं था ना। नहीं तो कोई क्रिमिनल कॉल करके बोलेगा कि गवाही देने मत आओ, तो वो टच थोड़ी कर रहा है, फोर्सफुल थोड़ी कर रहा है, प्यार से ही समझा रहा है, लेकिन लोग उसे डरते हैं, इसीलिए अगर कोई क्रिमिनल प्यार से ही बोलता है कि फलाना दिन मत निकलो घर से, तो लोग तो डरते हैं, इस कारण से उसकी बात मान गए। इट इज ए पार्शियल रिस्ट्रेंट सर, पार्शियल कंफाइनमेंट एक तरह से हो गया। ऐसा कुछ नहीं, पार्शियल कन्फाइनमेंट तो ऐसा होता नहीं है, मतलब या तो आप फुल्ली कन्फाइंड हैं या तो आपको फुल्ली रेस्ट्रेन किया गया है। जैसे एक तो ले सकते हैं ना कि कोई क्रिमिनल बोलता है कि फला फला काम नहीं करो, तो था ना उसके पास बाहर भागने का, ऐसा थोड़ी था कि पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। रास्ता तो अवसर भी है, लेकिन बाद में वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मार ना दे मरवा ना दे, इसका भी डर रहता है लोग। नहीं सर, उसके पास ऑप्शन था, वो चाहता था विंडो से भाग सकता था, और अजय जो था उसको कोई बांध के नहीं रखा था या उसके सर पे कोई बंदूक नहीं ताना था कि हटोगे तो गोली मार देंगे। उसने सिर्फ कहा कि तुम जब तक कन्फेस नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जा सकते, तो उसके पास ऑप्शन था, वो जा सकता था। इसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं होगा। वो कोई इंट्रोगेशन करने वाला थोड़ी है कि तुम कन्फेस करो या ना करो। अरे तो उसका सामान चोरी किया है तो इन हाउस तो वो कर ही सकता है ना। नहीं तो ये तो पुलिस का काम है ना, उसको पुलिस को बुलाना चाहिए था। अब पुलिस नहीं आया कि तब तक रुक जाओ, तो ये एक तरह से लीगल हो गया, लेकिन अपना काम मानो। अच्छा, पुलिस आने तक उसको कन्फाइन कर सकता है, वो लीगल है। हाँ वो तो लीगल है सर, ये अगर लॉजिकली बात किया जाए तो। इसमें 2-3 चीज इम्पोर्टेंट है फैक्ट्स में। पहला है अजय जो है, नहीं बता रहा है, पहला सबसे ज्यादा ठीक है, अगर ये चीज लिखा है कि वो गेट पे खड़ा है, ठीक है, और वो उसको गेट से जाने नहीं दे रहा है, तो उसका राइट है कि नहीं उस डायरेक्शन में जाना राइट है सर। तो ये अगर हम डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हैं तो कौन ऑफेंस लगता है? कंफाइनमेंट लगता है जब रेस्ट्रेंट का लगता है, फुल रेस्ट्रेंट।
ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से ये जो लाइन है इससे ये पता चल रहा है कि रेस्ट्रेन तो उसको किया, दरवाजे से जाने से राइट था, दरवाजे से जाने का बाहर। तो हाउएवर द ऑफिस हैज अ लार्ज ओपन विंडो, वो विंडो से जा सकता था बिना कोई इंजरी के, ठीक है, लेकिन वो खुद चूज किया कि नहीं हम बैठेंगे। तो जब भी आपके पास अगर कोई रूम में आपको कोई कन्फाइन कर रहा है एंड यू हैव द राइट ऑफ द पैसेज, अगर आपको उस रूम से बाहर भागने की जगह है तो आप कन्फाइनमेंट में नहीं आएंगे। कन्फाइनमेंट तभी आएगा जब आपके पास चारों तरफ से जाने का रास्ता नहीं होगा। ये तो कोर्सन तो जरूर हो गया और द फोर वॉल्स कोर्सन तो जरूर है, ये तो क्रिमिनल कोर्सन है सर। है कि नहीं वो बाद में देखेंगे। कोर्शन सिविल में आता है, क्रिमिनल में नहीं आता है। क्रिमिनल में इंटिमिडेशन होता है। सॉरी सर, पास करने की फॉर्म होता है तो मांगना चाहिए, कोई आरोप लगा उसके बाद आप बात करेंगे। सर आप अपनी बातों को कंप्लीट कीजिए सर। इसमें रॉन्गफुल रेस्ट्रेन लगेगा, कन्फाइनमेंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि wrongful confinement requires preventing a person from proceeding beyond certain circumscribing limits। मतलब जो एक circumference होता है, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग का एक certain circumference होता है, उससे बाहर जाने से उसको रोकना। बट यहाँ पे if a reasonable and safe avenue of escape like exists like an open ground floor window and the victim is aware of it but he chooses not to use it due to mere verbal intimidation without a threat of physical violence, if they use that specific exit, total confinement is not established। ठीक है, वो डर से नहीं गया ना, तो इसलिए confinement established नहीं होगा। However, Ajay deliberately blocked the door, preventing him to proceed in a direction he had right to go। मतलब उस दरवाजे से वो भाग जाता, उसका राइट था। मान लेते हैं कि अगर वो वहां नहीं बैठता और वो खिड़की से भाग जाता, ठीक है, तो रेस्टोरेंट हो जाता है। उसका राइट दरवाजे से था। क्या किसी का राइट होता है खिड़की से बाहर जाना ऑफिस से? नहीं ना, हम जाएंगे तो दरवाजे से ही जाएंगे। आप लोग भी क्लास करते हैं तो क्या दरवाजे से ही अंदर बाहर जाते हैं? ऐसा तो है नहीं कि पेड़ पे चढ़ के खिड़की से जा रहा है। अगर हम दरवाजा पे खड़े होकर रोक दें आपको कि नहीं आप नहीं आ सकते क्लास, जाइए पेड़ से आइए, खिड़की से आइए, तो हम रेस्ट्रेन किए। आई एम रॉन्गफुली रेस्ट्रेनिंग यू। तो वही चीज है यहाँ पे, जो मेरा राइट है उस डायरेक्शन में जाने का, उस राइट को इन्फ्रिंज किया गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर पे है और खिड़की विंडो जो है वो ओपन है, उसमें ग्रिल वगैरह कुछ नहीं है और विंडो से ग्राउंड का हाइट बस 2 फीट है, ठीक है, और हम गेट लगा दिए और हम बोले कि आप लोग यहीं बंद रहिएगा जब तक हम गेट नहीं खोलेंगे, जब तक हम जाने नहीं देंगे। आप लोग चुपचाप बहुत सिंसियर ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह बैठे हुए हैं, ठीक है, जब सर बोलेंगे तभी जाएंगे। तो ये कन्फाइनमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप चाहें तो आराम से खिड़की से जा सकते हैं। 2 फीट कूदना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो रूम में कहीं भी एस्केप का पॉसिबिलिटी नहीं है, खिड़की दरवाजा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा कहीं पे भी है, तो कन्फाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिव पैसेज नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लास्ट सिनेरियो इस पे। Rohan recently purchased a large plot of land. For 20 years, villagers have used a dirt path cutting through his land to reach a public well. Rohan checks his property deed, which makes absolutely no mention of a public easement or right of way, जो अभी हम आपको बता रहे थे, public easementary right। आ ही गया क्वेश्चन। Believing the land is entire private, Rohan builds a high brick wall blocking the path। हालांकि ये क्वेश्चन तब ज्यादा रेलेवेंट रहता है जब ईजमेंट्री चीज पढ़े होते हैं आप लोग, वो पढ़ा था ईजमेंट्री राइट के बारे में, बट ठीक है। द विलेजर्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग। द विलेजर्स फाइल एन FIR अगेंस्ट रोहन अंडर सेक्शन 126। ड्यूरिंग द ट्रायल द विलेजर्स प्रोड्यूस एन एंशिएंट अनरिकॉर्डेड पंचायत एग्रीमेंट फ्रॉम 1950 प्रूविंग दैट दे एक्चुअली डू हैव अ लीगल राइट ऑफ वे। ठीक है, अब बताइए रोहन जो है वो लायबल है या नहीं। बेसिकली हम ये समझा देते हैं, ईजमेंट्री राइट ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरा बहुत बड़ा ज़मीन है, बहुत सारा ज़मीन है, ठीक है, और लेट से कि मेरे ज़मीन के पीछे कुआं है, ठीक है,
और उस कुआं, उस वेल के पास जाने का एकमात्र रास्ता है मेरे प्रॉपर्टी से होते हुए ही जाना, और कोई रास्ता नहीं है। नो सच वे एग्जिस्ट एंड दैट वेल इज अ पब्लिक वेल। वो कुआं मेरा प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक वेल है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो उसमें गांव के जितने लोग हैं सब जाकर के वहां से पानी लेते हैं, ठीक है। और कुआं से जो सटे हुए जमीन है वो मेरा है, और मेरे जमीन से होते ही वे वो जाते हैं, ठीक है। और हम क्या किए, हमको नहीं पता है कि ऐसा कुछ राइट है, मतलब पहले कोई राइट वाइट था, क्रिएटेड था। हम क्या किए, उस जमीन पे घर बना लिए, ठीक है। अब घर बना लिए तो ऑब्वियसली बाउंड्री कर लिए, तो अब विलेजर्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं कुएं के तक, ठीक है। तो अब विलेजर्स ने केस फाइल कर दिया कि वो मेरा राइट है कुएं तक जाने का। हमने कहा कि ये मेरा जमीन है, हम नहीं जाने देंगे आपको, लेकिन कुआं तक जाने का और कोई रास्ता नहीं है, वो मेरे प्रॉपर्टी से अंदर होकर के ही जाने का एक रास्ता है एकमात्र। तो अब बताइए कि हम रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कैसे बताइए? इसमें कुछ फिजिकल फोर्स तो नहीं लगा रहे सर? डजंट मैटर, जरूरी नहीं है रेस्टोरेंट में आपका फिजिकल फोर्स हो या कन्फाइनमेंट में फिजिकल फोर्स हो, जरूरी नहीं है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट पाएगा सर ये, अगर पब्लिक विल है, राइट टू वाटर भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बिल्डिंग सा हाई ब्रिक वॉल ये आ जाएगा फिजिकल में सर? हाँ, मतलब बिल्डिंग हम बनाए, फिजिकली अपने बॉडी यूज करके हम नहीं रोके, बट हम बिल्डिंग बनाए, ठीक है। सर उसका प्रॉपर्टी है तो उसका प्रॉपर्टी का लीगल राइट उसके पास तो है ही ना, he is entitled to do whatever he wants। अब इजमेंट्री राइट है क्या किसको उसमें? बट इजमेंट्री राइट ये कहता है कि अगर कोई प्राइवेट राइट ऑफ वे है और वो राइट पे उस वे पे जाने का रास्ता आपके प्रॉपर्टी से होते हुए है, तो आपको अपने प्रॉपर्टी से एक छोटा सा रास्ता देना होगा जाने के लिए। इस अकॉर्डिंग तो हो जाएगा सर, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट तो हो जाएगा इस अकॉर्डिंग। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन में एक एक्सेप्शन था, हम बता रहे हैं। कीप कर रहा है ना कि वो उसका लैंड है जो इंटायरली प्राइवेट है, वो एक्सेप्शन में है, इसी वजह से एक्सेप्शन था ये कि obstructing a private way over land or water which a person believes in good faith they have the lawful right to obstruct does not constitute wrongful restraint, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या किया, Rohan checks his property deed which makes absolutely no mention of a public easement or right of way. Believing the land is entirely private, Rohan builds a high brick wall. तो रोहन तो अपना चेक किया कि उसके जो पेपर है उसमें कुछ कहीं भी कुछ वैसा नहीं लिखा है, मेंशन नहीं है प्राइवेट इजमेंट्री राइट का। प्रॉपर्टी डीड जो भी है वो अपना देखा, उसमें नहीं है। तो बिलीविंग इन गुड फेथ, मतलब वो तो देखा कि नहीं ऐसा कुछ इजमेंट्री राइट नहीं है, तो इस चीज़ को मान लिया कि नहीं है, तो गुड फेथ में वो वहाँ पे अपना बिल्डिंग वॉल बना लिया, ठीक है। तो इसीलिए इस सिनेरियो में रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं होगा। बट मान लेते हैं कि रोहन जब चेक किया प्रॉपर्टी डीड, अगर वहाँ पे यहाँ पे जो लिखा है विच मेक्स एब्सोल्युटली नो मेंशन ऑफ पब्लिक ईजमेंट राइट, बट यहाँ पे मान लेते हैं उस डीड में लिखा होता कि देयर इज अ पब्लिक ईजमेंटरी राइट, उस केस में रोहन के अगेंस्ट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का चार्ज लग जाता, ठीक है। This scenario tests the subjective nature of the statutory exception. The exception states that obstructing a private way over land which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offense. Criminal liability here does not hinge on whether the villagers actually had the right of way, but rather on Rohan's mens rea, mental state, at the time of building the wall. Because Rohan relied on his legally registered property deed which omitted the easement, मतलब उसके property deed में easement के बारे में कुछ नहीं लिखा था, तो his belief that he had a lawful right to construct or obstruct the path was in good faith. While he may lose a civil lawsuit and be forced to tear down the wall, he is not guilty of criminal offense of wrongful restraint. मतलब सिविल में तो उसको अपना दीवार तोड़ना पड़ेगा और एक रास्ता देना पड़ेगा कुएं तक जाने के लिए विलेजर्स को, वो तो देना ही पड़ेगा अंडर द इजमेंट्री एक्ट, इजमेंट एक्ट।
बट क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ईजमेंट एक्ट के कुछ कंपनसेशन नहीं है सर? नहीं, अगर राइट टू वे वही एकमात्र रास्ता है जाने का, तो आपको देना पड़ेगा अपने प्रॉपर्टी में से थोड़ा सा पैसेज जाने का। हम आपको दिखा देंगे, मेरे एरिया में भी बहुत सारा ऐसा घर है इधर, जिसमें हम देखते हैं कि घर के पीछे घर बना हुआ है और कॉमन गेट है। या आप देखे भी होंगे बोरिंग रोड में भी बहुत सारा ऐसा अपार्टमेंट्स है जो कि कॉमन एंट्रेंस हो गया है। मतलब वो लोग एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि दोनों अपार्टमेंट का एक नाम अलग अलग है, ओनर अलग अलग है, लेकिन कॉमन एंट्रेंस कर दिए कि हम एंट्रेंस यही रखेंगे। जैसे ये जो अंबुजा नेवसिया मॉल जो है आपका लोधीपुर में, उसके पीछे एक फ्लैट है, अपार्टमेंट है। तो जब आप कार पार्किंग करते हैं अंदर और जब कार निकालते होंगे पार्किंग से, तो आप लेफ्ट साइड में देखते होंगे अपार्टमेंट का एंट्रेंस है। तो उसका एंट्रेंस कहाँ से है? उसका एंट्रेंस मॉल के ही वे से है। ठीक है, भले ही वो अपार्टमेंट अंदर में है, बट उसका रास्ता मॉल से ही आप घुस सकते हैं और मॉल के ही एग्जिट से आप बाहर निकलिएगा। तो उसके लिए आपको रास्ता देना हम लोग की पड़ता है। तरफ क्या है कि हम लोग की तरफ क्या किया है कि रोड के बीच में पार्टीशन कर दिया हुआ है, आधा रोड उस तरफ आधा रोड इस तरफ, बीच में दीवार बना दिया है। ये गलत है या सही है? हम लोग थोड़ा मतलब नहीं समझे। अच्छा एक मिनट, जैसे इसके मान बाद लीजिए 20 फीट का रोड है सर, और 10 फीट इधर दिए हुए 10 फीट उधर दिए हुए, और बीच में दीवार बना दिया है। तो ये ऐसे तो 20 फीट का रोड होना चाहिए, लेकिन उधर अलग मालिक का इधर अलग मालिक का है, तो दोनों ने अपना रोड में बंद कर दिया, दोनों आपस में वो तो जलन में। एनक्रोचमेंट होता है ना, एनक्रोच कर लिया। हाँ, तो जलन में कि इधर वाले को मैं क्यों दूं, उधर वाले को मैं क्यों दूं, तो बीच में दीवार बना दिया है रोड पर ही। हम लोग के घर से थोड़ा दूर है। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो फिर तो वो इलीगल हो जाएगा। हाँ, हम लोग के घर से दूर में ही है, लेकिन ये केस स्टडी में क्या हो सकता है? वही है, आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे इंक्रोच नहीं कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट नहीं ध्यान दे रही है वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन जिस दिन वो ध्यान दे देगी वो हटा सकती है, तोड़ देगी उसको। सर एक और केस है सर, मतलब ग्रुप, मतलब 3-4 लोगों का घर है, ठीक है, और उस घर के चारों तरफ 3 तरफ से एक ही आदमी का प्रॉपर्टी है और एक तरफ से दूसरे का, ठीक है ना? तो इस केस में इजमेंट्री राइट होगा? घर के वो जो 3 लोगों का जो घर है उसका रास्ता नहीं है, 3 तरफ का जो प्रॉपर्टी है वो एक ही व्यक्ति का है, और एक तरफ से जो उसका है वो दूसरे व्यक्ति का है, तो बेसिकली वो भी कोई थर्ड पार्टी का है। तो क्या इजमेंट्री राइट होगा? इजमेंट्री राइट तब आएगा, हाँ, इजमेंट्री राइट तब आएगा। तीनों जो प्रॉपर्टी है ना सर, तो जो तीनों तरफ से जो एक ही व्यक्ति का है उसका वो जो है खानदानी जमीन। ठीक है, इजमेंट्री राइट का एक ही कंडीशन है, वो तब आएगा जब आपके अपने प्रॉपर्टी से या अपने घर से बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता किसी और के प्रॉपर्टी से होते हुए जाता है। मतलब 4 वे होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मान लेते हैं 3 साइड जो है वो ब्लॉक्ड है, 3 तरफ से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम एक ही तरफ से बाहर निकल सकते हैं, वो है लेट से नॉर्थ साइड, और नॉर्थ साइड भी लेट से कोई अपार्टमेंट बनाए हुए है, तो अपार्टमेंट वाले को दीवार जो अपना बाउंड्री करेगा उसको हमको पैसेज देना पड़ेगा। अपने बाउंड्री में वो एक गेट बना के देगा और हम उस गेट से उसके अपार्टमेंट के सोसाइटी से होते हुए फिर उसके अपार्टमेंट के गेट से बाहर निकलेंगे, तो उसको वो देना पड़ेगा हमको, राइट ऑफ पैसेज। ये लॉ है इजमेंट्री का। कंडीशन यही है कि मेरा बाकी सारे तरफ से रास्ता बंद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कल करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू सर।
ask the question, sir. ओके, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, हाँ वो हम ग्रुप में भी मतलब मैसेज किए थे बहुत लोग को कि ये रिकॉर्डिंग में सिर्फ अटेंडेंस डाउनलोड होता है और ये जो पूरा मीटिंग का रिकॉर्डिंग है वो नहीं होता है। मतलब वो रिकॉर्ड होता है लेकिन वो टीम्स में ही रहता है, दैट इज़ नॉट अ डाउनलोडेबल, और वो एक दिन के लिए रहता है सिर्फ अटेंडेंस को डाउनलोड करने के लिए। Yes, sir. ठीक है, तो अभी अटेंडेंस भी ले रहे हैं क्या सर? ले नहीं रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कल को अगर होगा सर सर। हमसे पूछे कि कितने बच्चे आते थे तो हम दिखा सकेंगे ना कि हाँ ये बच्चे आते थे। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक ही है सर। अभी तक तो हम जितना कॉन्ट्रैक्ट का क्लास लिए उसका कोई अटेंडेंस हमसे नहीं मांगा है, मेरे पास तो सबका है, तो हम नहीं देंगे। जब कोई मांगेंगे देन आई विल गिव इट। Yes, sir. जी सर। नहीं मांगेंगे तो हम बोल देंगे सब बच्चे किए क्लास, हो क्या और क्या। Yes, sir. और वो सर ले रहे थे, उनका भी आप ही के पास सबमिट हो रहा होगा ना सर अटेंडेंस? नहीं, वो ले रहे थे? उसका अपने पास है, उसका उसी शशांक के सर पास का? है। हाँ उसका नाम उसी के जल्दी पास नहीं है। लेना चाहिए, गुरु है ना। हो सर आप अगर बोलिएगा सारे बच्चे प्रेजेंट है तो प्रिंसिपल सर समझ जाएंगे, कैंपस पूरा खाली रहता था पूरे नहीं वो Yes, हम बोल sir. देंगे कि सर मेरे क्लास में रहते थे, बाकी क्लास में चले जाते थे। नहीं, नहीं तो आ करके देखिए, वो खुदे 12 बजे आते हैं और 9 बजे से क्लास रहता है, कहाँ से चेक करेंगे? वही है ना सर? तो वही है। हालांकि सर बहुत मतलब ये थे कि नहीं, अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बीएनएस का जब हम बात किए थे तो बोले थे कि अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उनको क्लास ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर 300 का हम लोग कैपेसिटी और हार्डली 30 स्टूडेंट आते हैं, 10%। क्या हाँ, कर कष्ट क्या है इसमें? ये तो अच्छा चीज है ना यार। जिसको वकील बनना है वो आ रहे हैं, जिसको ये जज समझिए बनना है वो कि- सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ये समझिए कि ये क्लास नहीं हो रहा है, पढ़ना है। ये क्लास नहीं हो रहा है, समझिए कि ये कोचिंग हो रहा है एक तरह से। कम बच्चे हैं ना, Yes, तो sir. इसको कोचिंग आप कह सकते हैं। ऐसा तो बीएनएसएस और बीएसए भी पढ़ा ही दीजिएगा ना। देख रहे हैं आगे का ग्रीड, इंसान का ग्रीड देख रहे हैं, खत्म नहीं होता है। ठीक है, पढ़ने का तो अच्छी चीज है, पढ़ने का तो ग्रेड होना चाहिए। सारा कंप्लीट कर लेगा डायरेक्ट क्या। लेकिन खाली मान से नहीं पढ़ते हैं, ये वो दिक्कत है। स्टूडेंट्स के लिए कौन सा बुक अच्छा पढ़ लेगा रहेगा? इस बार। पढ़ेंगे भाई। स्टूडेंट्स के लिए कौन सा बुक? हाँ, वो ये उसमें पूरा फिलॉसफी पढ़ना रहता है हम लोग के। ये पूरा रो मेरा जूरिस्प्रूडेंस से भरा हुआ है, ये पूरा रो कॉन्स्टिट्यूशन से भरा हुआ है। आप इसमें हम डरा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि नहीं। डरा रहे हैं सर? दिखा रहे हैं, सर, आप सर, इसमें से scholar कोई है भी ना। बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। सर तो उसमें क्या हम लोग आपको- को फिलॉसफी पढ़ना रहता है स्टूडेंट्स में। फिलोसफी ऑफ लॉ, हाउ लॉ इवॉल्व्ड, हाउ लॉ ओरिजिनेटेड, किसका क्या कहना था, सालमन ने क्या कहा, ऑस्टिन ने क्या कहा, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ थे। क्लास चल रहा था। तो सर मैं लॉ ऑप्शनल लेके प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो जो मैं आंसर राइटिंग करता हूँ तो उसको इवैल्यूएशन अब कैसे कर सकता हूँ खुद से? लॉ ऑप्शनल किस चीज में, हम नहीं समझे मतलब। मैं यूपीएससी के लिए लॉ ऑप्शनल आंसर राइटिंग में करता हूँ। मेरी अभी 21 एज है, अगले साल मैं 22 हो जाऊंगा तो दूंगा। तो अगर ऑप्शनल लॉ है तो उसमें आई थिंक यूपीएससी का मेरे को याद नहीं है, हम 2021 में दिए थे, 20 या 21 में हम दिए थे। तो आई थिंक लॉ में कुछ पेपर जो आपका स्पेशलाइज्ड होता है शायद वो होता है। हाँ, दो तो वो पेपर आता आपको है, पहले होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, और सेकंड होता है लॉ क्राइम, मर्सेंटाइल लॉ एंड Toppers- कंटेम्परेरी लीगल डेवलपमेंट। टॉपर्स कॉपी मंगा लीजिए ना, उससे मिला के ज्यादा अच्छे से चेक कर पाइएगा। जी जी। कॉन्स्टिट्यूशन तो देखिए वैसे भी आप पढ़िएगा तो आपको पॉलिटी में भी काम आ जाएगा, मतलब सिविक्स का जो हाँ, बेसिक पॉलिटी yes, sir. होता है, ठीक है। और सर जैसे फर्स्ट पेपर में इंटरनेशनल लॉ के लिए बुक कौन सा अच्छा रहेगा? इंटरनेशनल लॉ के लिए आप बुक ले सकते हैं, एक सेकंड मेरे पास है। इंटरनेशनल लॉ में भी आपको मोस्टली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होगा, प्राइवेट नहीं होगा। यस सर, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। हम्म
यूनिवर्सल का है, लेक्सिस नेक्सिस, राकेश कुमार सिंह, भानु प्रताप। ठीक है, हम दिखा देते हैं बुक। इसमें आपको इंटरनेशनल में मोस्टली आपको ये भी थोड़ा जुरिस्प्रूडेंस से ही रिलेटेड है बेसिकली। इसमें भी आपको बहुत सारे थ्योरीज होंगे, बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारा आपको जुरिस्ट हैं जो इंटरनेशनल जुरिस्ट हैं। बेसिकली फॉरेन कहीं ज़्यादा है। फिर इसका सोर्सेज वगैरह, क्वेश्चन जैसे वर्ड पे क्वेश्चन आता है, जेनेवा कन्वेंशन पे क्वेश्चन आता है। हाँ, इसमें वो चीज़ भी है। वो चीज़ है, जेनेवा कन्वेंशन से 2-3 बार रिपीट है। यस, वो रहेगा आपको। असाइलम वगैरह, लॉ ऑफ सी, डिप्लोमेटिक लॉ, असाइलम से भी क्वेश्चन था, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये सब पे रहेगा। तो इसका भी ये बुक। फिर इसमें लास्ट में आपको है यूएन कन्वेंशंस, यूएन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपको सारे कन्वेंशंस के बारे में दिया हुआ है। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये है बुक। इसमें फोटो क्लिक कर लेता हूं। मेनली सर इसमें क्वेश्चन आते करंट अफेयर में। यस सर, ले लिया। थैंक यू सर। और सर मर्सेंटाइल लॉ के लिए तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाएगा। हाँ, मर्सेंटाइल लॉ, सिविल लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए सर, लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए, लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए आप मुल्ला भी ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी मुल्ला अच्छा है, टॉर्ट्स के लिए भी अच्छा है, बट लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए पिल्ला ही आप ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। और सर लास्ट क्वेश्चन सर, कंटेम्पररी लीगल डेवलपमेंट है, तो उसमें कुछ भी पूछ देता है क्वेश्चन में। ओके सर। और सर कंटेम्पररी लीगल डेवलपमेंट के लिए कोई जर्नल आता है या मैगजीन आता है कुछ, क्या उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है कंटेम्पररी लीगल डेवलपमेंट में? रैंडमली कोई भी प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, उसमें लॉ का भी एक सर्टेन पेज होता है। ठीक है, और नहीं तो आप गूगल पे क्या कर सकते हैं कि हिंदुस्तान उसमें भी आता है आपको, हिंदू में भी न्यूज़पेपर में बहुत सारा लॉ का निकलता है। नहीं तो कंटेम्पररी लीगल के लिए आप गूगल पे चेक कर सकते हैं और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं उससे कि व्हाट आर द कंटेम्पररी लीगल न्यूज़ इश्यूज या जो एडवांसमेंट हुआ है। ठीक है, तो मोस्टली जो कंटेम्पररी लीगल चेंजेस होगा वो जुडिशरी ही करेगा मेजर। गवर्नमेंट अपने से जल्दी कुछ लॉ नहीं लाती है, जुडिशरी ही करता है। ठीक है, तो वो आपको वहाँ से पता चलेगा कि कोर्ट ने क्या कहा। दूसरा, जो भी कंटेम्पररी, जैसे अभी के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जब यूसीसी का समय था तो यूसीसी बहुत ज़्यादा कंटेम्पररी में था, उससे बहुत क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, अभी ईयरली डाइजेस्ट भी आता है सर। हाँ, बार एंड बेंच का आता है, फिर लाइव लॉ का आता है, तो बहुत सारा का आता है, उसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लीगल का मैगजीन निकालती है, लीगल मैगजीन भी आता है बहुत सारा, तो वो भी आप ले सकते हैं, लीगल मैगजीन्स वगैरह। अच्छा, आपको कोई भी मैगजीन की दुकान मिल जाएगा। आई थिंक अशोक राजपथ में तो आराम से मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ नहीं मिल पाएगा, यहाँ नहीं मिलता। नहीं, मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन ही ले लूंगा। नहीं, हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लीजिए ना, उसमें दृष्टि की वेबसाइट है, सभी जगह अवेलेबल है, 1 महीने करंट अफेयर्स पे। थैंक यू सर। वही है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और कुछ? नो सर। ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं आज, फिर कल मिलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। ओके।